नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण के आज की क्लास में हम वानिकी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको आर्थिक सर्वेक्षण का कंप्लीट वीडियो और पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ 149 रुपये में आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से ये कोर्स खरीद सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट वगैरह करा सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है वानिकी। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण का चैप्टर वाइज देखेंगे तो चैप्टर नंबर 8 है, टॉपिक का नाम है वानिकी। तो वानिकी में हम कुछ मुख्य बिंदु पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ पढ़ेंगे तो पहले मुख्य बिंदु लिखे होते हैं, उसके बाद उसका टॉपिक का डिटेलिंग किया जाता है। तो मुख्य बिंदु में पहले हम वनों की स्थिति समझेंगे। वनों को तीन तरीके से बांटा गया यहाँ पर, है ना। वन के जो प्रकार है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है आपका संरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो पहले इन वनों को समझते हैं कि आरक्षित वन क्या होता है, संरक्षित वन क्या होता है और अवर्गीकृत वन क्या होता है। तो देखिए, आरक्षित वन क्या होता है, यहाँ अनाधिकृत प्रवेश वर्जित होता है। बिना सरकार की अनुमति यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसमें लकड़ी काटना, पशु चराना, इन सब कार्यों पर प्रतिबंध होता है। ये कहलाते हैं आरक्षित वन। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य वगैरह हो गए, वो इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अनधिकृत प्रवेश वर्जित होता है, लकड़ी नहीं काट सकते, पशु नहीं चरा सकते, ये सब प्रतिबंध होता है। इसको कहते हैं आरक्षित वन। संरक्षित वन क्या होते हैं, देखिए जैसे जनजाति इलाकों में संरक्षित वन ज़्यादा होता है, क्योंकि उस इलाके के कुछ ऐसे जनजाति समूह होता है जिनको सरकार द्वारा अनुमति दी जाती है कि वे लकड़ी काट सकते हैं, उस वन में जा सकते हैं, पशु चरा सकते हैं। तो वे वन्य भूमि जहाँ कुछ समुदायों को, ध्यान देंगे यहाँ पे ना, जहाँ कुछ समुदायों के सदस्यों को स्थायी आधार पर, मतलब अगर वे वहाँ के निवासी हैं उस आधार पर देखा जाए तो लकड़ी काटना हो गया, शिकार करना हो गया, चराई करना हो गया या अन्य गतिविधियों की अनुमति दी जाती है, ऐसे वनों को संरक्षित वन कहते हैं। देखिए, आरक्षित वन में तो टोटल प्रतिबंध है, कोई लकड़ी नहीं काट सकता, पशु नहीं चरा सकता। लेकिन संरक्षित वन कुछ समुदायों को स्थायी आधार पर लकड़ी चढ़ाने या फिर शिकार करने का अनुमति दिया जा सकता है। और अवर्गीकृत जो खुले वन होते हैं, इसके अलावा जितने भी खुले वन हैं जहाँ पे पशु चराई, लकड़ी काटने कोई भी कर सकता है, तो वो होता है अवर्गीकृत। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो कुल वन क्षेत्रफल है वो है 59,772। कितना? 59,772। अगर आपको पॉइंट में याद रखना होगा तो 59,772.40 वर्ग किलोमीटर ये छत्तीसगढ़ का जो है कुल वन क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें से आरक्षित वन का जो क्षेत्रफल है वो है 25,782। तो 59,772 में 25,782 जो वर्ग किलोमीटर है वो आरक्षित वन है। तो इसमें से ऐसे परसेंटेज निकालोगे तो प्रतिशत होता है 43.13%। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत है आरक्षित वन, है ना। आरक्षित वन है 43.13%। संरक्षित वन है आपका 59,772 में से आप 24,036 निकालेंगे तो 40.22% आता है। और अवर्गीकृत वन है 9,954 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 16.65% आता है। तो तीन कैटेगरी में आरक्षित वन यहाँ पे आपको दिखेगा कि परसेंट वाइज सबसे ज़्यादा है और अवर्गीकृत वन है वो परसेंट वाइज सबसे कम है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से हम देखें तो वानिकी क्षेत्र की जो भागीदारी है 2022-23 के लिए कितना अनुमानित है। रुपए में हम देखें तो 8,68,827 लाख रुपए अनुमानित है, जो कि प्रतिशत वाइज देखें सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, मतलब राज्य के जीडीपी में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी अगर हम देखें तो वर्ष 2022-23 के लिए 3.13% अनुमानित है। मतलब राज्य का जो जीडीपी, मतलब राज्य जितना पैसा कमाता है उसमें अगर हम वानिकी क्षेत्र का हिस्सा समझें तो 3.19% उसका प्रतिशत हिस्सा है। उसके बाद एक मुख्य बिंदु में लिखा हुआ है कि खदानी रोपण योजना है। खदानी रोपण योजना है, इसके अंतर्गत वर्षा ऋतु 2022 में 8.46 लाख पौधों का रोपण किया गया। इतने इंपोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 2021-22 में तेंदुपत्ता का उत्पादन 13.06 लाख मानक बोरा हुआ था और 2022-23 में 15.83 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ। तो ये मुख्य पॉइंट हुआ। अब इनका हम डिटेलिंग करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला अब हम पढ़ेंगे वन के बारे में। तो हम देखा कि जो वन का क्षेत्रफल है मैंने आपको पहले से बता दिया था, पॉइंट वाइज अगर याद रखोगे तो 59,772.40 वर्ग किलोमीटर। जबकि छत्तीसगढ़ का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है अगर आप याद रखना चाहें तो 135,191, कहीं कहीं 192 भी लिखा रहता है,
ऑप्शन में वैसे एक दो ऐसे का डिफरेंस नहीं आता, अच्छा खासा डिफरेंस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियली इकोनॉमिक सर्वे के पीडीएफ में 1.35 1.91 लिखा है। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में एज इट इज़ जो लिखा है वो मैं आपको फिलहाल पढ़ा रहा हूँ। तो जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे देश के क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखें तो 4.1% है, ठीक है। ये अगर हमारा पूरा इंडिया है, अगर ये हमारा पूरा इंडिया है तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर है। तो ये जो क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ का वो है 1,35,191 और पूरे में से 100% में से ये जो एरिया है वो कितना प्रतिशत है 4.1%, समझ गए आप। तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 4.1% है और प्रदेश में वन का क्षेत्रफल 59,772.40 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44.2% है। कहीं कहीं पर 44.21% भी लिखा होता है, तो ये दोनों भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल है वो 1,35,191, इसमें से आपका 59,000 आपका 772.40 वर्ग किलोमीटर तो वन का है। तो इसका अगर प्रतिशत निकालोगे तो 44.2% आता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में याद रखेंगे वनों का जो क्षेत्रफल है, या ऐसा पूछा जाए कि वन आवरण है वो कितना है 44.2%। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की स्थिति में देश में चौथे स्थान पर है। ये इकोनॉमिक सर्वे के पीडीएफ में लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है कि वन क्षेत्रफल की स्थिति में अगर आप बात करें तो देश में चौथे स्थान पर है। क्षेत्रफल जैसे छत्तीसगढ़ का 1,35,191 वर्ग किलोमीटर तो कुल हो गया, वन का जो क्षेत्रफल वो है 59,772 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इससे जो है 3 ऐसे जो राज्य हैं उसका जो क्षेत्रफल वो इससे भी ज़्यादा है। तो चौथे नंबर में क्षेत्रफल वाइज आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल की स्थिति में चौथे नंबर पर है और वन आवरण की स्थिति में छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है ना। जैसे प्रतिशत अगर हम देखें तो कुल क्षेत्रफल का 44.2% है ना। तो ऐसे 2 और राज्य हैं जिसके जो प्रतिशत वाइज देखें तो इससे भी ज़्यादा है। तो वन आवरण की मैं जो पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि वन क्षेत्रफल और वन आवरण में आप कंफ्यूज हो गए। वन क्षेत्रफल मतलब इतना, इसमें से और जो ज़्यादा होगा राज्य का वो उस हिसाब से आप देखेंगे, और वन आवरण मतलब 44.2%। तो 44.2% से ज़्यादा और कौन से स्टेट का होगा वो दिखेगा आपको, है ना। तो देश में चौथा है वन क्षेत्रफल के हिसाब से और वन आवरण के हिसाब से देश में तीसरा है। फिर अगला टॉपिक है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हमने मुख्य पॉइंट में पढ़ लिया था कि जो रुपए के हिसाब से देखें तो 8,68,827 रुपये अनुमानित है वानिकी क्षेत्र की हिस्सेदारी 2022-23 के लिए, और प्रतिशत हिस्सा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का है 2022-23 के लिए अनुमानित 3.19%। कितना 3.19%, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3.19%। छत्तीसगढ़ की जलवायु की हम बात करें तो सह आर्द्र जलवायु है छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ राज्य की जो औसतन वार्षिक वर्षा जो होती है वो 1200 से 1500 मिलीमीटर होती है, जिसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करो तो 120 से 150 सेंटीमीटर औसतन जो वार्षिक वर्षा है कितना है 1200 से 1500 मिलीमीटर। राज्य में वनों की जो स्थिति है उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो राज्य में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। राज्य में जो 2 प्रमुख वृक्ष है उसको भी आप याद रखेंगे। राज्य के 2 प्रमुख वृक्ष जो हर तरफ ज़्यादातर पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी एरिया में पाया जाता है, चाहे उत्तरी क्षेत्र हो, दक्षिण क्षेत्र हो, मध्य क्षेत्र हो, ज़्यादातर ये जो 2 वृक्ष हैं वो सब जगह पाए जाते हैं। इसलिए इसको 2 प्रमुख वृक्ष माना जाता है राज्य के। कौन कौन सा? साल और सागौन। तो ये 2 प्रमुख वृक्ष हैं। साल का अगर आपको वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो याद रखेंगे शोरिया रोबस्टा। साल का वैज्ञानिक नाम आप इसलिए याद रखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष भी है, और सागौन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टेक्टोन ग्रैंडिस। तो ये सारा चीज़ जो मैंने अभी पढ़ाया आपको वो आपका एज इट इज़ इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। जैसे कि राज्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और राज्य की जो 2 प्रमुख वृक्ष हैं वो है साल और सागौन। इसके अतिरिक्त शीर्ष वितान में, मतलब शीर्ष वितान मतलब अगर ये छत्तीसगढ़ है ना, तो शीर्ष वितान मतलब ये एरिया हो गया, और निचला वितान मतलब ये एरिया हो गया, मध्य वितान मतलब ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो शीर्ष वितान में आपका बीजा हो गया, साजा हो गया, धावड़ा हो गया, और आपका महुआ हो गया, तेंदू हो गया।
ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं ज़्यादातर। जबकि मध्य वितान में आपका आंवला हो गया और कर्रा हो गया। मध्य वितान में आंवला, कर्रा और बांस ये पाए जाते हैं। और भूतल में मतलब नीचे नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं, अन्य बहुत तरीके की वनस्पतियां नीचे पाई जाती है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जैसे पौधे हैं उसका आपको वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है। जैसे साल का मैंने आपको बताया राजकीय वृक्ष इसलिए सूर्या रोबस्टा, ये याद रखना। सागौन भी प्रमुख वृक्ष इसलिए इसको याद रखना है, टेक्टोना ग्रांडिस। इसके अलावा तेंदू का तो आप वैज्ञानिक नाम याद रख लेना, ये है डायोस्पाइरस मेलेनोजाइलान, है ना। तो इस तरीके से कुछ कुछ वैज्ञानिक नाम आप ध्यान में रख लेना। बांस का भी एक बार पढ़ सकते हैं, डेंड्रो कैलेमस स्ट्रिक्स। अब अगला है जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य किस क्षेत्र में आता है। तो जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य है जो डेक्कन जैव क्षेत्र में आता है। दक्कन क्षेत्र भी आप ले सकते हैं। जैसे अलग अलग जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है, जैसे आपका हिमालयी पर्वत श्रृंखला हो गया, आपका पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, ऐसे बहुत सारे जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो छत्तीसगढ़ जो है डेक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र में शामिल है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तथा मध्य भारत की प्रतिनिधि वन्य प्राणी जैसे शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, गौर हो गया, सांभर हो गया, चीतल हो गया, नीलगाय हो गया, आपका जंगली सूअर हो गया, ये सब जो है छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। दुर्लभ वन्य प्राणी जैसे वन भैंसा हो गया, पहाड़ी मैना हो गया, ये राज्य की बहुमूल्य धरोहर है। हालांकि दुर्लभ है लेकिन ये राज्य की बहुमूल्य धरोहर है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। वन भैंसा, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बुबेलिस। और पहाड़ी मैना जो है वो छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्रैकुला इंडिका, ठीक है। और साल वृक्ष को राज का वृक्ष मतलब राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। राज्य में कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण, टीन, ये जो मुख्यतः खनिज है वो पाए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने पॉइंट वाइज भी लिख दिया है ताकि आप अच्छे से याद रख सकते हैं। जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से डेक्कन क्षेत्र, वन भैंसा जो है राजकीय पशु, पहाड़ी मैना जो है वो राजकीय पक्षी, साल वृक्ष जो है राजकीय वृक्ष, मुख्य खनिज कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण इत्यादि। राज्य के लगभग 50% गांव ऐसे हैं जो वन परिधि के अंतर्गत, जैसे कि अगर हम देखें तो वन परिधि के 5 किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वनों की जो सीमा है, जैसे ये वन है तो वनों की सीमा के 5 किलोमीटर, यहाँ पे हम देखें 5 किलोमीटर, तो ऐसे लगभग 50% गांव हैं जो वन परिधि के आपका 5 किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। राज्य के लगभग 50% गांव वनों की सीमा के 5 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत आते हैं, जहां के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है जनजाति लोग हैं और अपनी जीविकोपार्जन के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। वानिकी कार्यों से प्रतिवर्ष 7 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है। कितना? 7 करोड़ मानव दिवस का सृजन सिर्फ वानिकी कार्यों से छत्तीसगढ़ में होता है। और वनों से ग्रामीणों को लगभग 2000 करोड़ रुपए का लघु वनोपज एवं अन्य निस्तार सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो लघु वनोपज जो है छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 2000 करोड़ का प्राप्त हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं भी हम देखेंगे, विभाग की प्रमुख योजनाएं, है ना। राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा 34 वन मंडलों के लिए कार्य योजना स्वीकृत है। क्यों? ताकि 34 वन मंडल जो हैं राज्य के, उसमें वैज्ञानिक प्रबंधन किया जा सके, जैसे कि वन क्षेत्रों का डिजिटाइजेशन हो गया और अन्य बहुत सारी सुविधाएं किया जा सके। इसलिए वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु 34 वन मंडलों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत है। और ये सब कुछ कार्य जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्य जो है पूर्ण किया जा चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं। जैसे पहला योजना है पर्यावरण वानिकी। पर्यावरण वानिकी योजना के अंतर्गत क्या कार्य किया जाता है, ये आपको याद रखना है, स्पेशल शहरी क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्र में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए इस योजना को लाया गया। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में पौधारोपण हो गया, पथ के आसपास वृक्षारोपण, जैसे ये रास्ता है इसके आसपास यहाँ पे वृक्षारोपण करते हैं, या फिर डिवाइडर में जो वृक्षारोपण किया जाता है वो सब पर्यावरण वानिकी योजना के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, शहरी क्षेत्र में। तो शहरी क्षेत्र में पौधारोपण, वृक्षारोपण, पर्यावरण पार्क, पिकनिक स्पॉट आदि का निर्माण किया जाता है और उसका रख रखाव का कार्य किया जाता है पर्यावरण वानिकी योजना के अंतर्गत। इस वर्ष 142 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज की स्थापना भी की गई। फिर अगला है बिगड़े वनों का सुधार।
बिगड़े वनों का सुधार योजना नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे वन जो बिगड़े वन है उसका सुधार किया जाता है। तो प्रदेश के लगभग 30% क्षेत्र को बिगड़े वन के क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी का जो है व्याख्यान कैसे किया गया है, कैसे निकाला गया है कि इतना जो वन है 30% वन है वो बिगड़ा वन है। इसका जो घनत्व है 0.4 से कम है, ठीक है। तो प्रदेश के ऐसे 30% क्षेत्र जिसका घनत्व 0.4% से कम है, परसेंट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 0.4 है, जिसका घनत्व 0.4 से कम है तथा इन्हें बिगड़े वनों की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो 30% क्षेत्र है जो है वो बिगड़े वनों की श्रेणी में है। इन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु वनों के सुधार का कार्य प्रतिवर्ष लिया जाता है। इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों में पर्याप्त जड़ भंडार होता है वहाँ ठुंड कटाई किया जाता है। जैसे वन के क्षेत्रफल है उसमें ये जंगल के पेड़ हैं और यहाँ पे जो है वन नष्ट हो चुके हैं, उसके जड़ हैं, है ना, तो इसकी कटाई कर दिया जाता है या फिर इसको निकाल दिया जाता है। यहाँ पे कापी शूटर से नए पौधों का निर्माण किया जाता है, ठीक है, नए पौधों का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। और जहाँ पे जड़ कम है, कम जड़ वाला जगह है, रिक्त स्थान है, वहाँ पे वृक्षारोपण कर दिया जाता है। जहाँ पे जड़ नहीं है वहाँ पे डायरेक्ट वृक्षारोपण कर दिया जाता है। जहाँ पे जड़ भंडार है वहाँ पे कापी शूटर के द्वारा नए पौधे लगा दिया जाते हैं या नए पौधों का निर्माण किया जाता है। और जहाँ पे जड़ कम है वहाँ पे वृक्षारोपण किया जाता है। मोटा माटी आपको क्या याद रखना है, बिगड़े वनों का सुधार करने के लिए बिगड़े वनों को सुधार योजना लाया गया और कुछ नहीं। फिर अगला है बांस वनों का पुनरुद्धार। तो बहुत सारी योजना आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाता है और उसमें नाम में उद्देश्य छुपा रहता है। जैसे बांसों का पुनरुद्धार करने के लिए योजना लाया गया होगा, ऐसे ही इससे नाम से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के बसोड़ों, पान बरेजा परिवारों एवं बांस का काम करने वाले हस्तशिल्प कारीगरों को अधिक मात्रा में अच्छा बांस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वनेतर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों का सुधार एवं बांस रोपण कराया जाता है। जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बांस की ज़रूरत है, बसोड़ों या फिर पान बरेजा परिवार जहाँ पे निवास करते हैं वहाँ पे जो है बांस वनों का सुधार किया जाता है, बांस का रोपण किया जाता है। बिगड़े बांस वनों में गुथे हुए बांस के भिर्री की सफाई की जाता है। जैसे बांस जो है एकदम ऐसे गुथा हुआ है उसकी सफाई किया जाता है और मिट्टी का चढ़ाई किया जाता है, जिससे अच्छे करले प्राप्त होते हैं एवं बांस वनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो एक तरीके से जो बांस के फसल है उस पर सही तरीके से ध्यान दिया जाता है ताकि उसके उत्पादन में वृद्धि हो। बांस वनों का पुनरुद्धार योजना वो में वही कार्य किया जाता है। फिर अगला है नदी तट वृक्षारोपण योजना। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदियों के तट पर होने वाले भूक्षरण की रोकथाम के लिए ये योजना लाया गया है। ये नदी बह रही है, इसके जो आसपास की इलाका है वहाँ पे नदी के कारण भूक्षरण होता है, तो यहाँ पर वृक्षारोपण करके उस भूक्षरण को बचाना इस योजना का उद्देश्य है। फिर अगला है पथ वृक्षारोपण। पथ मतलब हो गया रास्ता। तो राज्य शासन द्वारा सामान्य क्षेत्रों के राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, राजकीय राजमार्ग हो गया, प्रमुख जिला मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग, इनके किनारे वृक्षारोपण किया जाता है पथ वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत। फिर अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का जो गठन है वो मई 2001 में किया गया था। गठन के समय रायपुर क्षेत्र के 4 परियोजना मंडल को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था। अभी वर्तमान में परियोजना मंडल की हम बात करें तो राज्य में 9 परियोजना मंडल है। इसमें से 3 औद्योगिक परियोजना मंडल है। कौन कौन से? कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर। वैसे ये देखा जाए तो तीनों क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र ही हैं, तो इन तीनों के नाम से आप औद्योगिक परियोजना मंडल भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है लघु वनोपज सहकारी संघ। ये क्या काम करता है? लघु वनोपज सहकारी संघ राज्य में वनांचलों में निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत वनोत्पादों को उचित मूल्य पर क्रय करता है, ठीक है। जैसे आपका जो मार्केट है वो धान की खरीदी करता है, उसी तरीके से लघु वनोपज सहकारी संघ जो है वनोत्पादों का जो है उचित मूल्य पर क्रय करता है। 2022-23 में
15.83 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ। तो एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ते होते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित राष्ट्रीय लघु वनोपज की मात्रा एवं मूल्य की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो हम 2022-23 के हिसाब से अगर हम बात करें तो तेंदुपत्ता का अगर डेटा अगर देखेंगे यहाँ पे तो 15.83 लाख दिखेगा, है ना। 2022-23 में 15.83 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ। मूल्य में हम देखेंगे तो 1073 करोड़ मूल्य का तेंदुपत्ता का उत्पादन 2022-23 में छत्तीसगढ़ में किया गया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका एमसीक्यूज़ वगैरह भी हम पढ़ेंगे, एमसीक्यूज़ हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट एमसीक्यूज़ मिलेगा, वो जरूर देखिएगा। एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा उससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अगला क्लास अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप इन सारे साइट में नहीं जुड़े हैं, जैसे फेसबुक में हमारा चैनल जो है वो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब जो पेज होता है फेसबुक में आपने लाइक नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जो चैनल होता है उसमें आप जाके ज्वाइन करिएगा। मोबाइल एप्लीकेशन जाइए जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस प्ले स्टोर में और डाउनलोड कर लीजिए। और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम में सर्च करिए जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस और जो हमारा पेज दिखेगा उसको आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियोस मिलते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।